मेरे लिहाज से राष्ट्र निर्माण में गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जिसमें एक कर्म करने वाला, एक कर्म जहाँ प्रभाव होता है वो, एक कर्म को अप्रिशिएट करने वाला और एक कर्म को चारों तरफ फैलाने वाला। जब चारों मिलकर गाड़ी के टायर की तरह हवा बराबर रखेंगे तो वो बात चारों तरफ फैलती है। हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर पाएगा, एक ग्रुप नहीं कर पाएंगे। और दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं। तो मेरा स्टार्ट के 4-5 साल तक पढ़ाने करा। उसके बाद हमने क्या किया कि 11th को 12th पढ़ाता, 12th को नीट वाले पढ़ाते हैं। ऐसे 25 बच्चे, एक नंबर को एक नंबर ऐसे करके आपस में गुरुकुल का मेंटर मेंटी का आपने कॉम्बिनेशन बनाया। और दूसरा, वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, गेट कीपर नहीं है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उन्हीं डिपार्टमेंट बने हुए हैं, केस बुक भरना है, हिसाब किताब देखना है, मार्केटिंग। कोई एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉय कोई नहीं है, जिसकी तनख्वाह जाती हो कोई नहीं है। हाँ, कभी नहीं रखा उसको। ओके, ये जो मॉडल है आपका, ये कितना स्केलेबल है? 50-50 विलेजेस क्यों नहीं हो सकते? कोई करना चाहे या अगर वो इच्छा शक्ति हो। ऑफ कोर्स एक चैलेंज फंड्स रहेंगे, ऑब्वियस है। उसके अलावा चैलेंजेस क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। इस पॉडकास्ट का गोल है टू एंगेज इन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे लोग और उनकी कहानियों को आगे लेके आना जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं कुछ अलग, कुछ रियली इंस्पायरिंग। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत सारन। भरत राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर वाले क्षेत्र बाड़मेर से आते हैं। ये एक MBBS डॉक्टर हैं और ये पिछले 10 सालों से बाड़मेर क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए, कुछ ऐसे गरीब बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई तक जिनको छोड़नी पड़ी, उनके लिए एक निःशुल्क एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द 50 विलेजर्स चलाते हैं। और इनका मेन गोल है उन बच्चों को MBBS डॉक्टर्स के लिए तैयार करना। और अपने पिछले 10 साल के सफ़र में इन्होंने कुछ अद्भुत परिणाम दिए हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भरत सरन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार डॉक्टर सरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार करता हुआ सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आप जैसे युवा लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर एक ग्रामीण क्षेत्रों की या विभिन्न ऐसे क्षेत्रों की जिस तरफ हमारा मुख्य मीडिया नहीं आ पाता है, वहां तक आप जाते हो और ये बात देश और दुनिया तक पहुंचाते हो। मेरे लिहाज से राष्ट्र निर्माण में गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जिसमें एक कर्म करने वाला, एक कर्म जहाँ प्रभाव होता है वो, एक कर्म को अप्रिशिएट करने वाला और एक कर्म को चारों तरफ फैलाने वाला। जब चारों मिलकर गाड़ी के टायर की तरह हवा बराबर रखेंगे तो वो बात चारों तरफ फैलती है। हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर पाएगा, एक ग्रुप नहीं कर पाएंगे। जब कलाम सर के अकॉर्डिंग राष्ट्र के अंतिम घर में बैठा अंतिम व्यक्ति वो ज़रूरतमंद है, वो पढ़ाई के लिए ज़रूरतमंद हो सकता है, वो रोज़गार के लिए ज़रूरतमंद हो सकता है, वो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य किसी कारण के लिए ज़रूरतमंद हो सकता है। यदि हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसकी खूबियाँ, जैसे आप जिस प्लेटफॉर्म से इस काम को कर रहे हो, ये करते हो, तो मेरा बाड़मेर से जयपुर तक सफ़र इस उम्मीद में कटा कि कोई युवा है जो एक प्लेटफॉर्म से हमारे सीमावर्ती इलाके की किसी अच्छाई को आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या पता ऐसे बहुत सारे लोग कहीं और होंगे, उनसे कोई इंस्पायर होगा, उनको सुन करके इंस्पायर होगा तो किसी और की मदद हो पाएगी। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि 50 विलेजर्स क्या है और जिसके बारे में आपने स्टार्ट में जिक्र किया। बात 2012 की है। हमने एक मेडिको मीट जो बाड़मेर के जन्मे जाए या वहाँ पर सर्विस करने वाले डॉक्टर्स थे उनको इकट्ठा किया। उद्देश्य यह था कि उस समय फ्री दवाइयाँ नहीं मिलती थी। बाद में राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की थी कि एक दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ MR जो दवाइयाँ लेके आते हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाए और एक डॉक्टर पर डे वहाँ बैठे जो फीस नहीं ले और एटलीस्ट आने वाले हर व्यक्ति की दवाई लिख करके उसको भेजे, वो खाली हाथ नहीं लौटे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास फीस देने के पैसे नहीं है या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2012 में वो प्रोग्राम हो गया और कुछ भी आउटपुट नहीं निकला, क्योंकि डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं और उन्होंने इस आइडिया पे कोई ज़्यादा विश्वास नहीं किया। दीपावली के आसपास फिर हम वापस इकट्ठे हुए, डॉक्टर हरदान सारण, डॉक्टर OP डोडी, डॉक्टर स्नेहा जी, रात को हम बैठे थे और बात कर रहे थे कि क्यों ना हम बाड़मेर ज़िले के ऐसे डॉक्टर बनाएं जो ज़रूरतमंद हो, ग्रामीण क्षेत्र के हो, गरीब परिवारों के हो, ताकि वो बाड़मेर की पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे, पढ़ लेकर के वापस आएंगे और यहाँ पर सर्विस कर पाएंगे। इस तरह से हम हमारे गुरुजनों के पास गए। जियाराम जी बाना सर है, इमराज जी खत्री सर है, मेरे पिताजी जयताराम जी है। उन लोगों के पास जाके कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, किया जा सकता है। क्योंकि मैंने मेरी PMT चलती थी, RPMT, उस समय बहुत संघर्ष किया। मेरा 6 साल बाद सिलेक्शन हुआ था।
6 साल बाद? हाँ जी। तीसरे साल मैंने आयुर्वेद ज्वाइन कर लिया। आयुर्वेद करते हुए फिर एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हो गया। तो ज़्यादातर लोगों को सोचना था कि एक बात कर रहा था इसको ना नहीं दें, जी। शुरू कर ही लें। बट जी। मेरे सीनियर्स और टीचर्स ने कहा कि इस काम को शुरू किया जाए। तो 2012 में हमने 50 विलेजर को स्टार्ट किया। 50 का मतलब है 25 बच्चे हम सरकारी स्कूल से ऐसे लेते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न हो, जिसके मदर फादर नहीं हो या किसान मजदूर के बेटे हो, कोई जाति कोई धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन आर्थिक कारण से उनकी पढ़ाई छूट रही हो। उन बच्चों को हम 25 या 50 25 11th में लेते हैं और वो 12th में आ जाएंगे, फिर हम 11th में लेंगे, इसलिए हमारे पास एनी टाइम 50 बच्चे रहते रहते हैं, इसलिए इसका नाम 50 विलेजर रखा गया। बच्चे के सिलेक्शन की प्रक्रिया ये रहेगी कि पहले वो एक प्री टेस्ट देगा जी, 50 नंबर का होगा। 10th में 80% है तो उसका हमने 20% वेटेज रख दिया। इस तरह से एक मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बेस पे हम बच्चों के घर पे वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। एक आर्थिक वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी 1 रैंक से लेकर के 100 तक बच्चे रैंक ले ली और हमें 25 बच्चे चाहिए। पहले रैंक पे जो बच्चा था उसके घर पे गए तो पता चला उसका मकान पक्का है तो उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरे के गए उसके चाचा जी टीचर है, चौथे के गए तो ट्यूबवेल बना हुआ है तो उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस बार जैसे हमने जो बच्चा सेलेक्ट किया है फर्स्ट, वो 21 रैंक पे था, उसका नंबर आया तो 20। आप इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो सही में जरूरतमंद है, यस, जो बिल्कुल गरीब से गरीब तबके का है, जो सही में आर्थिक रूप से जरूरतमंद है, उसी को वो मौका मिले क्योंकि किसी की कोई मदद करने वाला तो है जी। तो इस तरह से हमने 25 बच्चे जब 2012 में सेलेक्ट किए, फिर 13 में भी लिए। ऐसे करते करते हमारा अभी 12 साल का सफर हो गया जी। तो बच्चा जब घर से आता है तो दिमाग और शरीर लेके आता है। उसका तमाम आर्थिक व्यय हम दानदाताओं के सहयोग से लेते हैं। ये 50 विलेजर संस्था 25 मई 2012 को स्टार्ट हुई थी। हमारा ध्येय है कि हमने गुरुजनों के मार्गदर्शन में, सभी के सहयोग से और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मिशन 2020 को समर्पित है हमारी संस्था है। और हम सोचते हैं कि किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर जो ज़रूरतमंद है उसको केवल एक मॉडल स्टेबलाइज करना था हमें कि हम डॉक्टर बनाते हैं। तो वो 25 बच्चे वहीं रहते हैं, फिर 25 आते रहते हैं, 50 होकर के 50 विलेजर हो गया। वहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि हम इंसानियत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इंसानियत की ओर आगे बढ़े। एक टीम वर्क हो गई जिसमें हमारे सरकारी स्कूलों के जितने भी टीचर्स हैं वो हमें बहुत सहयोग करते हैं बच्चों को वहाँ तक लाने में और उन बच्चों को मोटिवेट करने में, एग्ज़ाम तक लाने में। उसके बाद बच्चे और पेरेंट्स हो गए। तीसरे हमारे डोनर हैं जो खरी कमाई का हमें पैसा देते हैं और उसी पैसे से बच्चे ये पढ़ रहे हैं। और चौथे हमारे जो मोटिवेटर है जिसमें ऑफिसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, सक्सेसफुल पर्सन है जो टीम के साथ आते हैं और हमें मार्गदर्शित करते हैं। बाड़मेर जिले का 50 विलेजर एक किराए के मकान में पिछले 12 साल चल रहा है। 12 साल के सफ़र में 109 बच्चे मेडिकल कॉलेजों में गए हैं। 109? हाँ, जिनके 23 बच्चे ऐसे जिसके मदर फादर ही नहीं है। 16 बच्चे विभिन्न एम्स मेडिकल कॉलेजों में हैं। एम्स दिल्ली से लेकर के बठिंडा तक सभी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे मेडिकल कॉलेजों में नहीं जा पाए हैं तो उनमें से 49 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसमें टीचर्स हैं, पुलिस में हैं, लैब टेक्नीशियन हैं या अलग अलग फील्ड में, यानी बेरोजगार कोई नहीं है। तो ये एक ऐसा मॉडल है सर। तो 50 विलेजर जैसे दिमाग में आता है तो ये मेडिकल फील्ड का कई लोग एग्जांपल देते हैं सुपर 30 की तरह। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो बिहार में सुपर 30 जो मैथ के लिए है, हमने बायोलॉजी के लिए प्रयास किया। तो एक टीम वर्क के जरिए सब लोगों ने प्रयास किया। तो वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिनके घर में कभी किसी ने 10वीं पास नहीं की होगी जब से मानव सभ्यता बनी है। और जब बच्चों ने 10वीं पास कर ली, वो सक्सेस हो गए, उनके परिवार वालों को भी पढ़ा रहे हैं। और वो बच्चे जो पढ़ने के बाद वापस हमारे बीच में आए हैं तो वो बैक टू सोसाइटी अभी जैसे बच्चे हैंडल कर रहे हैं। शायद मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 10 साल का जो सफ़र चला है हमारा, पहले साल हमारे पास 25 बच्चे थे, किराए का मकान बड़ा मुश्किल से मिला। मैं MBBS के सेकेंड ईयर में था, उस समय कोटा से पढ़ रहा था। आप खुद पढ़ रहे थे उस वक्त? यस। और आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा था? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था जी। तो और वो भी कोटा में? तो फिर बाड़मेर में कैसे मैनेज हो रहा था? मैं सैटरडे को निकल के वहाँ से आता था, संडे को पढ़ाता, फिर जाता। ये सफ़र 5 साल तक चलता रहा। 11वीं से 12वीं बच्चे आ गए, 12वीं वालों को पढ़ाया, फिर 1 साल नीट की तैयारी कराई, तब पढ़ाया। पहला रिजल्ट आने में 5 साल लग गए जी। बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ा। पहले साल पूरा पैसा था वो डॉक्टरों की वजह से आया, तो हम डॉक्टर्स इनिशिएटिव कहते हैं। सेकंड साल में हमारे फिर दूसरा मकान चाहिए था, कर्ज हो गया। तो उस समय हमारे जिला प्रमुख मैम श्रीमती मदन कौर जी थे। मैं 3rd ईयर में था, उनके पास गया कि पैसे बहुत हो गए हैं और स्थिति ये थी कि किराने वाला ने मना कर दिया कि अब सामान नहीं ले सकते। मेरे छोटे दादाजी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, घर से सामान ला रहे थे। उस समय वहाँ का जो बच्चा था, एक नैम सिंह राजपुरोहित करके था, वो इंचार्ज था। उसने कहा कि सर अब तो कुछ नहीं रहा है। तो नाइट में हम वहाँ गए तो
भाईजी भी कहते हैं प्यार से मदन कौर जी को। जी। तब से लेकर उन्होंने 4 साल तक पूरी आर्थिक जिम्मेदारी ली। उनके परिवार की ओर से लगभग 60 लाख के आसपास पैसा 60 लाख रुपए। उनके दोहते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वैभव जी। बेनीवाल, उन्होंने अकेलों ने 42 लाख रुपीस दिए हैं। तो आर्थिक चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा था सर स्टार्ट से, क्योंकि मैं सफ़र इसलिए बता रहा हूँ कि एक एस्पेक्ट लेके चलता हूँ, आर्थिक उतार चढ़ाव आए। मदन कौर जी के जाने के बाद फिर वही वापस डाके 3 पात, तो वो आज भी आते जाते रहते हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी फिर सेवानिवृत्त आईजी महेंद्र सिंह चौधरी ने ली। वो क्या करते हैं कि बाड़मेर जिले के जितने भी प्रवासी लोग हैं, बिजनेस में हैं या बाहर रहते हैं, उनका एक संपर्क करते हैं, एक बार ही पैसा लेते हैं, दोबारा नहीं लेते। तो वो उन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी, अभी 1 करोड़ के आसपास डोनेशन उन्होंने दिलाया। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे अभी कार 24 के ऑनर है, जब उनको पता चला वो भी बाड़मेर के ही हैं, तो उन्होंने भी दिया है। ऐसे बोथरा सर है फिजिक्स, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे। यस वो बोथरा सर है राकेश जी, उन्होंने 5 लाख दिए हैं। एलन से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है कि बुक्स फ्री मिल जाती है, और आर्थिक, हाँ, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से वो सर आते भी रहते हैं, बुक्स दे देते तो बड़ा सहयोग हो जाता है। तो आर्थिक चैलेंज हमारा 12 साल में सबसे बड़ा रहा। तो आप निकले तो फिर कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, और हाँ अभी भी वही है। अभी भी जैसे 18 से 20 लाख का कर्ज है जी, और संस्था के ऊपर रहता है, कभी सरप्लस नहीं हुआ। तो आर्थिक रीजन एक बड़ा चैलेंज है जरूरतमंद को पढ़ाने में, क्योंकि हम मांगने नहीं जाते कहीं भी, जो आदमी देता है अपनी स्वेच्छा से देता है। तो टोटल लगभग 2 करोड़ के आसपास पैसा आया है, और 2 करोड़ के बदले 2 करोड़ मतलब पिछले 10 साल के 12 साल में 12 साल के दौर में तो 108 डॉक्टर, यानी 1 करोड़ का एक बच्चा, तो हमने 108 करोड़ वापस सोसाइटी को दिया। मैं इस बात पे लाना चाह रहा था। तो वो बच्चे ये कहना चाहते हैं कि हम ज़रूरतमंद हैं, हमारी कोई मदद करेंगे तो हम रिजल्ट लाएंगे, और इसी से हमें हौसला मिला कि हम कुछ अच्छा करेंगे। रिजल्ट हमारे लिए 5 साल बाद भले ही आया, लेकिन बहुत सुखद था। उसके बाद रिजल्ट आता लगता कि हाँ, किसी गरीब के परिवार में दीपावली के दिए जल रहे हैं, किसी राम को अपना सीता के चेहरे पे चमक मिलती है अपने लव कुश बेटों से। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो साल गुजरा और जो मेडिकल के रिजल्ट्स आए, उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? हाँ, रिजल्ट इसमें 35 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 19 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में। अगर आपके हाँ 25 बच्चे हैं और प्लस कुछ सीनियर्स होंगे जिन्होंने रिपीट दिया होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन 12वीं के साथ हो गया जी, वो बैच आगे नीट का बन जाता है, और विद 12th भी होता है। तो 12th के बच्चे भी नीट देते हैं और 12th पास वाले भी देते हैं। तो 35 ने दिया था, उनमें से 19 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट नहीं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं एक और दर्शकों को भी बात बताना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं। तो मेरा स्टार्ट के 4-5 साल तक पढ़ाने का रहा। उसके बाद हमने क्या किया कि 11th को 12th पढ़ाता, 12th को नीट वाले पढ़ाते हैं। ऐसे 25 बच्चे, तो 1 नंबर को 1 नंबर 1 नंबर ऐसे करके आपस में गुरुकुल कंसेप्ट, रोल नंबर वाइज, मतलब हाँ, जो नंबर आ गया मेंटर मेंटी का आपने कॉम्बिनेशन बनाया। और दूसरा, वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, गेट कीपर नहीं है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उन्हीं डिपार्टमेंट बने हुए हैं, केस बुक भरना है, हिसाब किताब देखना है, मार्केटिंग, कोई एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉय कोई नहीं है जिसकी तनख्वाह जाती हो, कोई नहीं है। हाँ, कभी नहीं रखा उसको। सफाई बच्चे खुद करते हैं, खाना बच्चे खुद बनाते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम हो, और इसमें सर्वांगीण विकास भी होता है बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर पढ़ने के लिए गुरुकुल की सी परंपरा है, बिल्कुल गुरुकुल सा है। और उद्देश्य यही था कि कोचिंग क्या करती है, एक मार्गदर्शित करती है, जिसका काम हम कर लेते हैं, और बच्चा मौका मिले तो उसको रिजल्ट दे सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण को हमने वहाँ पर स्टेबलाइज किया है। तो 50 विलेजर के हॉस्टल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 3-4 चीज़ें। एक तो सेल्फ स्टडी, दूसरा एक दूसरे को पढ़ाना, तीसरा हम सब लोगों से पैसा मांग करके लेते हैं, चौथा किराए के मकान पे चल रहे हैं, हमारे ऊपर भले ही कर्ज है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि हर जाति धर्म का बच्चा जरूरतमंद होता है, उससे ऊपर इंसानियत होती है, और हम सब एक टीम वर्क मिल करके उस काम को कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में सबसे मुश्किल काम होता है एक डॉक्टर बनाना, तो हमने सबसे मुश्किल टास्क को सिलेक्ट किया, और सबसे हम किस्मत वाले हैं कि हमें हमारे टीचर्स मार्गदर्शित कर रहे हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि हम यदि राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे टीचर्स को हमें रेस्पेक्ट करना होगा। टीचर का मतलब ये जरूरी नहीं कि पढ़ाने वाला हो, जो हमें सिखाता है, खेती सिखाने वाला हो, एग्रीकल्चर सिखाने वाला हो, पढ़ाने वाला, वो हमारा टीचर है। ये बात तो मुझे मतलब खुद काफ़ी प्रेरणादायक लगी थी जब मैंने देखा कि कोई भी ये सोचेगा कि यार ये गरीब बच्चा है, स्कूल छोड़ चुका है, या इसके परिवार के वो हालात नहीं है कि इसे स्कूल भेजा जाए, तो पहला थॉट जो ये आएगा कि यार इसका मैं कुछ करूँ, कुछ अगर मेरा हृदय अच्छा भी है तो चलो इससे कुछ मदद करता हूँ, इससे कुछ पढ़ाता हूँ, इसकी नौकरी लग जाए। पर आपने गोल ये नहीं रखा कि इसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, आपने गोल रखा बिल्कुल टॉप एंड पे कि इसको डॉक्टर बनाया जाए। बिल्कुल सबसे टफ काम जो सबसे टफ काम, मतलब ये नहीं कि यार कैसे भी करके रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए इसका, ऐसा नहीं। आपने सोचा कि इसको जो बेस्ट पॉसिबल जो दिया जा सकता है सहायता के तौर पे वो किया जाए। जो ये थॉट आई एम श्योर कि जब आप लोगों के बीच में लेके गए होंगे इस बात को, तो
क्या रिएक्शन था लोगों का? देखो सबसे पहली बात तो कि हम तो जरिया है, करवा तो मालिक रहा है जी। बाकी एक सगा भाई और अपने परिवार में हम किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते, और वो भी सही बात। सरकारी मेडिकल कॉलेज सही है। बात है जी। तो हम तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि हमारे जरिए कोई सेवा हो रही है। जी। और स्टार्ट में कोई भी कंसेप्ट देते हैं तो दो विचार होते हैं, एक जो समझते हैं वो साथ हो जाते हैं, कई लोग मजाक भी करते हैं, फिर धीरे धीरे साथ हो जाते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि हर वो एक मानवीय पहलू है, उस पर हम डिस्कस ही नहीं करें। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जो आपने कहा कि गरीबी होती क्या है। पहले बैच में ऐसे बच्चे आए, जैसे एक लड़का था लाखाराम, उसके पिताजी और वो चारों भाई थे, चारों एक्सपायर हो गए, दो उनकी माएँ एक्सपायर हो गई। उस परिवार का लड़का, वो हालांकि MBBS नहीं कर पाया बट वो आज टीचर है। उसके बाद में नैम सिंह राजपुरोहित, जिसका मैंने कहा, उनके एक परिवार से शादी से लौट रहे थे, पूरा परिवार एक्सपायर हो गया। उन परिवार के चारों बच्चे यहीं 50 विलेजर से पढ़े। ओके, पूरा परिवार एक्सीडेंट से चले गए, छोटे छोटे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से उन्होंने संस्था को भी संभाला, अच्छा आगे भी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जैसे बॉर्डर इलाके के हैं, जिनके मदर फादर नहीं है, कोई घर में कमाने वाला नहीं है। एक लड़का है जो पादरू का रहने वाला है, और उसके परिवार में उसके मदर नहीं है, फादर नहीं है, बहन मेंटली रिटायर्ड है, और उसको बहन को भी बांध रखा है। और वो लड़का वहाँ आता है और सेलेक्ट होता है, अभी SMS से मेडिसिन से PG कर रहा है। PG कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बच्चे जब आते हैं तब लगता है, जैसे भील परिवार के बच्चे हमारे बहुत कम पढ़ते हैं, 2-3 बच्चे वहाँ भी डॉक्टर बने हैं, जिसके मदर फादर नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है घर में। तो वो बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तब लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। जैसे इस साल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक बच्चा जिसके पापा नहीं, दादा नहीं, दादी और माँ वो उनको घर चलाते हैं, कर्ज हो रखा है, वो लड़का MBBS में जाता है। एक मुसलमानों का लड़का था, अभी सेलेक्ट हुआ, वो सिलाई करके, अपनी बहन ने उसको सिलाई मशीन ला के दी, 9-10 में सिलाई करता था, उनके टीचर्स ने 50 विलेजर तक पहुँचा है, सिलाई करके परिवार चलाता है, और वही बच्चा आगे पढ़ता है, वो MBBS में जाता है। तो वो चीज़ें हमें एनर्जी देती है कि यस, कहीं न कहीं हम सब मिल करके एक जरिया बने हैं, ऐसे परिवर्तन ला रहे हैं, जो कि मतलब डेफिनेटली काबिल तारीफ है जी। बहुत टफ होता है, लेकिन कई बार जब कर्ज हो जाता है तब दिमाग में आता है, तो हम सीनियर से बात करते हैं या डोनर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये चैलेंज है और चैलेंज को हम कर सकते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। स्टार्ट से जब से लोग जुड़े हैं, जिसमें कर्नल बलदेव सर हैं, जो आर्मी में होते हुए भी हमें लगातार मोरली रूप से सपोर्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात हुई, इस बार 50 विलेजर्स में पहली बार लड़कियों को सिलेक्ट किया। पहले केवल हम लड़के, ये एक मेरा प्रश्न था, मतलब मैं पूछने वाला था, आपने आप आए कि मैंने जितना भी सोशल मीडिया पे या जो भी मेरे को जानकारी जुटा पाया, मुझे सिर्फ लड़के ही दिखते थे। तो मेरा ये विचार था कि लड़कियां क्यों नहीं, तो आप उस पर आ रहे हैं। उसका कारण ये था कि हमारे पास एक टीम नहीं थी, दूसरा लड़कियों को रखने के लिए सोशल सिक्योरिटी और वो व्यवस्थाएं नहीं थी। अब हमारे पास व्यवस्था हुई तो हमारे टीचर्स ने, होता ये था कि पर एग्जाम में लड़कियां बैठती थी, उनको पता हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी वो आती थी। इस बार 50 के आसपास जब एग्जाम देना आई तो टीचर्स ने तय किया कि हमें लड़कियों को लेना चाहिए, और लड़कियों का चयन हुआ। 25 लड़कियां बाड़मेर पढ़ रही है। एक कमलेश चंद्रा सर और पुष्पता झा मैम, जो साना इंटरनेशनल स्कूल बीकानेर है, वहाँ से जब 50 विलेजर एक साल पहले विजिट करने आए, उनको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, और उन्होंने भी इस बार बीकानेर के अंदर एक 50 विलेजर के 25 बच्चे और सेलेक्ट करके वहाँ शुरू किए। बीकानेर में जो साना इंटरनेशनल स्कूल बीकानेर में चलता है, उनके हल्दीराम जी ग्रुप में मनोहर बाबू हैं, वो अकेले डोनर हैं। पूरा 25 बच्चों का खर्चा वो वहन करते हैं, और मेंटोर के रूप में साना इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर कमलेश चंद्रा सर और प्रिंसिपल मैम पुष्पता झा मैम उनको ले रही। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इस बार हम 75 बच्चे, जिनमें 50 लड़के और 25 लड़कियों को सिलेक्ट कर पाए। तो ये भी एक ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने स्टार्ट से बात की कि हम इंसानियत में यदि किसी को इन्वेस्ट करते हैं, यदि जो लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा पैसा खर्च होता है, तो हम यदि किसी की मदद में लगाएंगे तो मालिक हमारी मदद करेगा। वो जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट दे, किसी को मन की शांति देता है, किसी को सुकून देता है, किसी को लगता है कि हमारे पैसे से किसी का परिवार आगे बढ़ा। प्रॉफिट के रूप अनेक है, मतलब वो सिर्फ आर्थिक प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं है ना जीवन में। आखिरी में एक कहते हैं ना, ईश्वर की किताब में भी आपका बही खाता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको डेफिनेटली आर्थिक प्रॉफिट तो क्षणिक होता है, जो वैचारिक प्रॉफिट होता है, जो सोशल प्रॉफिट होता है, वो बहुत क्या पे कर जाता है कोई नहीं जानता। लेकिन वो फिर मैं वापस आऊंगा कि ऊपर वाले की यदि कोई मौज है तो वो अपन से करवाएगा, नहीं तो हमारी हैसियत नहीं थी कि हम बाड़मेर में कैसे शुरू। सही बात है, बिल्कुल सही। तो सर अब तक तो इतने जो बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, ये भी आई एम श्योर कि घूम के होके वापस आए होंगे, इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर रहे होंगे, और मतलब उससे आपकी राहें कुछ आसान हुई हैं या? बहुत आसान हुई, क्योंकि मैं खुद अभी अक्टूबर में MI हो गया था, मेरा एंजियोप्लास्टी होने के बाद मैं रिकवर हुआ हूँ। उस समय थोड़ी सी टेंशन हुई थी कि बच्चे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन एक साल में जो बच्चे लौट के आए, नरेश करके लड़का एम्स से हैं, उन्होंने पहला पेमेंट अपना 1 लाख रुपए 50 विलेजर को डोनेट किया। जिस नैम सिंह की मैं बात कर रहा था, उसने भी अपना पहला पेमेंट 50,000 रुपये
डोनेट किए जी। हैं। ऐसे जो टीचर्स बने हैं, जिसमें अभी मेंटोर एक के रूप में राहु राम करके लड़का है, वो टीचर बनाए, आज उसको पोस्टिंग मिली है सरकारी, जी। तो वो अभी देख रेख करता है और बाकी लोगों को भी कोऑर्डिनेट करता है। जिन लोगों ने 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये जो अपनी सामर्थ्य है अनुसार जी, वो 50 विलेजर अपनी संस्था को वापस दे रहे हैं। 2-3 साल बाद बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन के नौकरी में आ जाएंगे। जी। अभी आई एम श्योर काफी उनमें से होंगे जो एमबीबीएस कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि एमबीबीएस का टाइम भी तो 6 साल एग्जैक्टली, वो काफी लंबा दौर है, वो लंबा दौर हो जाता है। तो सोसाइटी में हमने सबसे अच्छा 50 विलेजर का मकसद केवल डॉक्टर बनाना नहीं है जी। हम लोग सर क्या करते हैं कि इन बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप जैसे सोशल काम होते हैं हमारे उधर, नशे पत्ते की चीज़ें चलती है, तो कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा 50 विलेजर का वो अपने शादी ब्याह में किसी प्रकार की नशे पत्ते की चीज़ यूज़ नहीं करे, और समोसरे उसको नहीं करे, ताकि सोशल रिवोल्यूशन भी हो जी। उसके बाद में हम छुट्टियों में गर्मियों में एक समर कैंप करते हैं, पिछले 10 साल से करते हैं। उसमें कोई भी बच्चा आता है, कहीं का भी आ सकता है। 35 डेज हम उनको संस्कार है, पढ़ाई करने के तरीके हैं, वो एक कोऑपरेटिव मेथड से उनको पैसे लेते हैं, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर पाते, ताकि उसके खाने पीने रहने का वो खर्चा निकल जाए। वो जब सोसाइटी से बाहर जाता है तो वो एक मैसेज सब तक जा रहा है। तो 10 साल में हमने बहुत सारे उस कैंप के रिजल्ट से अच्छे परिवारों के बच्चे जुड़े, अच्छे परिवार हमारे साथ जुड़े। तो 50 विलेजर केवल डॉक्टर बनाने का काम नहीं करता है, एक पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस है, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़े चैलेंज राष्ट्र के सामने है ऑर्गेनिक खेती, जिसको हम कहते हैं शुद्ध अनाज और सब्जियां, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें साफ सुथरे मिले। तो ऐसे लोग हैं तो हम उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, और उनको टीम के रूप में मदद भी करते हैं। क्योंकि जब तक हम वापस में वही करूँगा कि गाड़ी के चारों टायर में बैलेंसिंग नहीं होगी, तब तक हम राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारे संस्था का उद्देश्य है मानवता की राह पर चलते हुए एक टीम वर्क करें, जहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब एक जैसे हैं। जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो हम कोई मंच नहीं रखते हैं, मंच माड़ा साफे नहीं होते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। किसी का रोल बड़ा है, किसी का रोल छोटा है, लेकिन टीम वर्क में हम टीम कहलाते हैं। कोई एक खिलाड़ी भी नहीं होता तो टीम रिजेक्ट हो जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज नो आई इन द टीम। यस यस। तो जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे पॉडकास्ट पे एक गेस्ट आए थे, डॉक्टर असीम रावत। वो भी ऑर्गेनिक खेती और देसी नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा पर्सनली मानना है कि वैसे तो हर आदमी राष्ट्र निर्माण में अपना रोल किसी ना किसी तरीके से दे रहा है, बट वो लोग जो अच्छे मतलब ऑर्गेनिक फूड और एक स्वस्थ खान पान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या एक अच्छी एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बाकियों से शायद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आने वाली पूरी पीढ़ियों की को तैयार कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का और उनके मानसिक स्वास्थ्य का और उनकी एजुकेशन का देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। एक्चुअली स्वास्थ्य की डेफिनेशन में 5 वर्ड है जी। कि हम शारीरिक रूप से फिट रहें, तब फिट रह पाएंगे जब हमारा खान पान साफ सुथरा होगा, हवा साफ सुथरी होगी। शारीरिक के बाद में सामाजिक ताना बाना हमारा बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा है, छोटी मोटी बातों को लेकर के। हम पढ़े लिखे होकर के भी पढ़े लिखे जैसा व्यवहार नहीं करते, हमारे पड़ोसियों के साथ व्यवहार, किस टाइप की चीज़ें क्या, ये भी हमारे एजुकेशन का स्वास्थ्य का हिस्सा है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक कारण। आर्थिक में भी हम क्या है, दिखावे के चक्कर में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, उधार हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। और यदि पैसा आपके पास में है तो संयमित उसका उपयोग करें, और मानव कल्याण के लिए भी काम आए, परिवार के भी आए और अपने काम भी आए। 2 चीज़ें और है, वो है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ आर्थिक स्वास्थ्य, 4 चीज़ें होगी। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है अभी। मानसिक क्या कि कोई भी आदमी दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, अकेलापन है। बुजुर्ग लोगों के पास में आज की युवा पीढ़ी बैठना नहीं चाहती, युवा पीढ़ी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे 5 शब्द हैं। स्वास्थ्य की डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि आदमी का फिजिकल रूप से हम स्वस्थ रहें। फिजिकली रूप से हम तब स्वस्थ रह पाएंगे जब हमारा खान पान अच्छा होगा, यानी जो भी हम इन्वायरमेंट से चीज़ें ले रहे हैं वो शुद्ध होगी। बिल्कुल। शारीरिक के साथ में हमारा मानसिक स्वास्थ्य में आजकल हर व्यक्ति खोखला सा है। पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे अड़ोस पड़ोस से हो, चाहे दोस्तों से, वो केवल दिखावे के ज़्यादा हो रहे हैं, हकीकत वाले नहीं हैं। यहाँ जब ज़रूरत होती है तब उसके साथ बैठना, उसको समझना, उसकी मदद करना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और कहीं कहीं हम पैसे की दुनिया में सोचते हैं भाई मेरे पास पैसा आ गया, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन हम मानसिक सुकून पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। वो तो तभी खरीद पाएंगे जब हम इंसान होंगे या हमारे में इंसानियत होगी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हम हमारे आपसी रिश्ते, अड़ोस पड़ोस से रिश्ते, हमारे रिलेशन किसके साथ हैं, ये बहुत मजबूत होने चाहिए। इनके साथ में 2 चीज़ें और है सप्लीमेंट्री रूप से। एक है
इकोनॉमिक रूप से स्वास्थ्य, जिसमें हम दिखावे की दुनिया में इतना कर्ज कर देते हैं कि फिर उसमें हम दब जाते हैं, या हमारे पास पैसा नहीं तो हमारी हीन भावनाएं आ जाती है। ये ज़िंदगी के उतार चढ़ावे आते रहेंगे, हम ये मानते हैं। तो उसमें हमें पढ़ाई लिखाई करके, पढ़े लिखे जैसे दिख करके संयमित रहना है, उस समय हमें नियंत्रण रखना है, सुख दुख में हमारा व्यवहार एक सा हो, तो हम आर्थिक तंगी से निकल पाएंगे। आज आर्थिक तंगी है, कल नहीं रहेगी, या आज आपके पास पैसा हो सकता है कि आपने ढंग से उसका उपयोग नहीं किया तो कल नहीं रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये चारों टायर बन जाने के बाद गाड़ी की जो स्टेपनी होती है वो होता है अध्यात्म। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अध्यात्म अलग चीज़ है। अध्यात्म ये कहता है कि हम सब एक हैं, हम कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इसको अध्यात्म कहते हैं। और जहाँ मैं कर्म सिद्धांत को जो भी प्रायोरिटी देते हैं, ये हमारे को विश्वास देती है। जब भी कोई टायर पंचर होता है तो हम स्टेपनी को यूज़ कर लेते हैं। तो जब हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य इधर उधर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक तरफ जाते हैं, वहाँ से हमें शांति मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन लोगों को हम ये सिखा पाएँ कि केवल आपका काम पैसा कमाना नहीं है, हमारा काम है कि हम स्वास्थ्य को कमा पाएँ। तो जो उद्देश्य था कि 50 विलेजर केवल इस काम तक नहीं रुक जाए कि डॉक्टर बना दिया जाए, हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो स्वतः पर्यावरण अच्छा रहेगा, रोजगार के क्षेत्र पैदा होंगे, इंसानियत अच्छी होगी। इस तरह से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही कहना होलिस्टिक व्यू है, पता कि संकीर्ण दायरे से आप सफलता को या जीवन की सफलता को नहीं नाप रहे हैं। और आई बिलीव कि डेफिनेटली जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो एक सर्वांगीण विकास जो होता है इंसान के व्यक्तित्व का, वो इस सोच पे अगर वो चलेंगे तो डेफिनेटली होगा। और आई एम श्योर कि जो अभी तक निकल चुके हैं उनका ऑलरेडी हुआ है। जैसा कि एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जैसे अभी आपके बच्चे डॉक्टर्स बनते जा रहे हैं, और अभी आई एम श्योर कि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे बट कुछ पास आउट भी हो गए होंगे, तो क्या अब आर्थिक बोझ एक तरीके से संस्था को चलाने का कंपैरेटिवली पहले से आसान हुआ है, या अभी वो स्टेज नहीं आई है? जैसा मैंने जिक्र किया कि जो बच्चे लौट के आ रहे हैं वो मदद भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आर्थिक चैलेंज तो अभी है और आगे भी रहेंगे, तो ये आदत ही होगी, अब कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पता चल रहा है, तो वो जुड़ रहे हैं, उससे हमें मदद मिलती रहती है। हम नॉर्मली एक आदमी से एक बार पैसा लेते हैं, रिपीट उनसे तब तक नहीं करते हैं जब तक जरूरत नहीं होती है रिपीट, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब लोगों को लगे ये संस्था हमारी है, बाड़मेर के अकेलों की नहीं है, ये हमारी भी संस्था है, अपनापन लगे, इस कारण से हम सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जी, एक चीज़ मैं पूछना था, ये जो मॉडल है आपका, ये कितना स्केलेबल है? मतलब आप बेहतरीन काम कर रहे हैं बाड़मेर में विदाउट डाउट, जैसा कि आपने बताया कि बीकानेर से कोई मैम आए थे SRN इंटरनेशनल स्कूल के, वो उनको अच्छा लगा, उन्होंने भी एक तरीके से आपको एक ब्रांच मान लीजिए या एक सेंटर मान लीजिए बीकानेर में खुला है प्रेरणा लेके। पर मेरा सवाल ये है कि 50-50 विलेजेस क्यों नहीं हो सकते? और अगर कोई करना चाहे या अगर वो इच्छा शक्ति हो तो चैलेंजेस क्या हैं? ऑफ कोर्स एक चैलेंज फंड्स रहेंगे, ऑब्वियस है, उसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं? देखो, कोई भी संस्था शुरू होती है किसी आदमी के ड्रीम से जी, और संस्था एक आदमी का जीवन मांगती है जी। जैसे मैंने मेरा परिवार को टाइम नहीं दे पाता हूँ, संस्था को देना पड़ता है पिछले 23 साल से। ये संस्था एक दिन में पैदा नहीं, 12 साल तो हमें चलाते हुए हो गए, तो 10 साल पहले मैंने इसको जिया है, इस कारण से संस्था का निर्माण हुआ है। तो आज भी हमें मेरा 80-90% फ्री टाइम जो मैं मेरी ड्यूटी करने के बाद में रहता है, मैं संस्था को देता हूँ, चाहे वो आर्थिक फंड अरेंज करने हो या कुछ चैलेंजेस उनको कोई ऑब्लाइज आ जाते हैं उनको करना हो, उसके साथ जीना पड़ता है। और हर वक्त अपने आप को अपडेट भी करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की तरह, केवल हम एक ढर्रे पे नहीं चल सकते हैं। और दूसरा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाता था, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाता था, टीचर नहीं थे, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे, स्पेशली शुरू के जो बैचेस में आपने 5 साल तो लगातार पढ़ाया, अभी भी मेरे को जाकर के पढ़ाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी टास्क है। हो सकते हैं 50 विलेजर, उसके लिए कई चीज़ें चाहिए कि आपको एक तो अपना जीवन समर्पित करना होगा, आपके पास में टीचर्स की सबसे बड़ी बात टीम हो, और आपके पास में जो मैंने बातें बताई वो तो हो ही हो, साथ में एक आदमी को बलिदान देना पड़ेगा अपने जीवन का, यानी उसको परिवार बाकी चीज़ों से दूर हट करके 50 विलेजर की तरह शुरू करना पड़ेगा। तो वहाँ कमलेश चंद्र सर हैं, वो उसी टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्होंने बीकानेर में शुरू कर लिया, तो वो चल रहा है, चलेगा। और भी हो सकता है। हमारी तो इच्छा ये है कि हम बाड़मेर के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं हमारे बच्चे क्यों नहीं लो, तो हम कहते भी हैं भाई आप अपना शुरू करो, लेकिन अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया। आते हैं, देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में करना थोड़ा चैलेंजिंग
चेंज जाता रहता है। बात करना अलग चीज जी, सही बात। और एक रसोई में जाकर के रसोई की रेसिपी पढ़ना अलग बात है और खाना बनाना अलग चीज है। ड्राइविंग की हम किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्राइव करना एक अलग चीज है। तो हो सकता है इसके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज के CSR फंड से 50 विलेजर शुरू हो सकते हैं। सरकार चाहे तो इस मॉडल को अडेप्ट कर सकती है। तो मेरे पास में पूर्व CM वसुंधरा राजे जी का एक बार कॉल आया था जब मेरा बर्थडे था। मैम चाह रही थी कि ये पूरे जिलों में और झालावाड़ शुरू हो। तब हमने कहा था कि मैम क्यों ना बाड़मेर में शुरू कर दो, हम तो 50 हर डिस्ट्रिक्ट का एक 50 विलेजर बना देंगे। आप यहीं पर हमें बच्चे यहीं भेज दीजिए, क्योंकि मैं मेरा वहाँ रहना जरूरी है। मेरे दादा है, मेरे मम्मी पापा है, सब वहाँ पर रहते हैं। तो मेरे लिए चैलेंज है। जैसे मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, बाय द वे मेरी कोई ट्रांसफर भी हो जाएगी तो मैं मेरी नौकरी छोड़ना पसंद करूंगा। ये इस प्रश्न पे मैं आना वाला था। जैसा कि आपने कहा था कि नौकरी, अगर अभी आप बाड़मेर में आपकी पोस्टिंग है ऑब्वियसली, और आप इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कल को अगर आपकी नौकरी का ट्रांसफर हो जाता है तो क्या इंस्टीट्यूट आपके बिना चल सकता है? मतलब क्या उस लेवल पे इंस्टीट्यूट है, या आपका समर्पण और आपका वहाँ होना फिजिकली ज़रूरी है? देखो, इंस्टीट्यूट तो चल जाएगा और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे और बाकी लोग चला लेंगे, लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे वहाँ होना ज़रूरी है। आपका वहाँ होना ज़रूरी है। मैंने PG भी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वो चीज़ें 3 साल के लिए छोड़ नहीं सकता। नौकरी करते हुए मुझे वो अच्छा लगता है, मेरा वो इंटरेस्ट है, मेरी वो हॉबी समझ लो। उसके साथ एक पैशन है, जुनून है जी। तो मैं वहाँ ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। बाकी सस्टेनेबल है, बच्चे अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो मेरे से अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने तो संघर्ष किया, नई चीज़ें थी, मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे, टीचर्स थे, लेकिन उनको तो बना बना प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सब लोग सहयोग करने वाले हैं। और हर व्यक्ति आज 50 विलेजर का नाम सोचता है तो रिजल्ट को देख के सपोर्ट करने आ जाता है। हमें तो केवल विश्वास में लड़ना पड़ रहा था लोगों को। मैं तो उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे कंसेप्ट पे विश्वास किया। तमाम टीचर्स ने, तमाम हमारे मोटिवेटर्स ने, तमाम हमारे जो पेरेंट्स ने, बच्चों ने, यदि नहीं होता तो हम क्या कर पाते। सही बात। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे को जो इससे समझ में आया वो यह है कि अगर 50-50 विलेजेस चलाने तो 50 डॉक्टर भरत सालन चाहिए। मतलब वो लोग चाहिए जिनमें डॉक्टर भरत सालन के लेवल का कमिटमेंट हो, जो अपना जीवन उस सेवा के लिए समर्पित करने को तैयार हो। मैं रिपीट करूंगा कि ये 50 विलेजर एक डॉक्टर भरत सारण का दिमाग और विचार हो सकता है। मैं सेवा कर रहा हूँ, सबसे छोटा हूँ तो सेवा कर रहा हूँ। बाकी इसके पीछे बहुत कुछ है। वो सरकारी स्कूलों के टीचर्स, वो डोनर्स, वो पेरेंट्स, वो बच्चे, इस टाइप का कोई व्यक्ति यदि निस्वार्थ भावना से, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हम मंच नहीं रखते, माला साफा नहीं रखते, राजनीति से जुड़े हुए लोग वहाँ पर नहीं, धर्म या धर्म की बात करने वाले लोगों को वहाँ पर नहीं लाते। हमारे लिए इंसानियत फर्स्ट है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने को इस रस्तों पर चलना चाहता है तो वो अपनी टीम बनाकर इस काम को कर सकता है। कोई बड़ा काम नहीं है। हमने तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, धोरों के अंदर, जहाँ कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं, सबसे ज़्यादा रिमोट इलाका जो बाड़मेर कहलाता है, वहाँ शुरू किया। तो बाकी जगह तो हो ही सकता है। डेडिकेशन और एक टीम चाहिए। बाड़मेर के नाम से तो जो पहली छवि दिमाग में बनती है वो वही बिल्कुल रेगिस्तान, मरुस्थल और मे बी अभी वो पेट्रोलियम रिफाइनरी, उस पर वहाँ उस धरती पे जिस तरह के रिजल्ट आपने डिलीवर किए हैं वो डेफिनेटली एक्सेप्शनली काबिल तारीफ है। और एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि आपको क्या लगता है सरकार, मतलब इस पहल से, जो आपकी पहल है, इससे क्या सीख सकती है? बिकॉज एंड ऑफ द डे सरकार के पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने किसी के पास नहीं है। तो अगर इसको मास स्केल एडॉप्शन एक बड़े धरातल पे, पटल पे लाया जाए तो सरकार सबसे बड़ा एनेबलर है। तो वो क्या सीख सकती है और क्या आप चाहोगे ऐसा सरकार क्या करे कि जो कि हेल्पफुल हो सकता है? सरकार सीख तो क्या सकती है, बहुत बड़ा शब्द है। मेरे हिसाब से सरकार का मतलब है प्रत्येक राजस्थान का नागरिक, और वो बहुत बड़ा है। उनके पास में एक टीम है, उनके पास पैसा है, रिसोर्स है, लेकिन इसको एक मॉडल के रूप में स्टेबलाइज करके रेप्लिकेशन किया जाए तो उन परिवारों के घरों में चिराग, उनके परिवारों के घर में दीपावली, होली, ईद अच्छी हो सकती है, जो अभावों के कारण अपना काम नहीं कर पाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतनी परिस्थितियाँ नहीं है कि वो बड़े शहरों में जा कर के पैसा दे के पढ़े, तो वो लोकली रह कर के सिस्टम को पढ़ सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि देश को अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे टीचर्स की। मेरा अभी जो फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि 50 विलेजर्स डॉक्टरों का तो काम करते करते हो गया, डॉक्टर बहुत सारे बन भी रहे हैं आजकल। जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से भी बना लेते हैं, लेकिन अच्छे टीचर बनाने, अच्छे एग्रीकल्चर की फील्ड में लोग काम करें, जो हमारा ड्रीम है हमारी टीम का। जो फ्यूचर में हम क्या करें, इन्वायरमेंट पे अच्छा काम करें, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट पे अच्छा करें, एग्रीकल्चर पे करें, और सबसे ज़्यादा कि रोज़गार पैदा करें, लोगों का स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक, सोशली, इस स्वास्थ्य पे काम करें। ये हमारा फ्यूचर प्लान है जिसमें हम सब लोग काम करना चाहेंगे। फ्यूचर प्लान की जैसे आपने बात की, तो एक
प्रश्न, जैसा कि आपने कहा कि एक तो आप डॉक्टर्स के अलावा बाकी फील्ड के अच्छे कामयाब, चाहे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या अलग अच्छे टीचर्स जनरेट करना चाहेंगे अपनी टीम से, उसके अलावा वैसे फिजिकल ग्रोथ के कोई प्लान है इन द सेंस नए सेंटर्स, नई सिटीज़ में जाने के, या अभी ऐसा कुछ नहीं है? इसमें एक ये है कि हम जितने ज़्यादा जगह जाएंगे उतने संसाधन ज़्यादा चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि हर जिले के ज़रूरतमंद 40-50 बच्चे या 25-25 बच्चे हम सेलेक्ट करके बाड़मेर ले आए, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा उस सिस्टम को चलाना, मैनेज करना, क्योंकि एक नया सिस्टम शुरू होने का मतलब उतने ज़्यादा लोग चाहिएंगे, वो लोगों को ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा चाहिएंगे। आदमी के पास पैसा है, दे देगा आदमी, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम कौन देगा? टाइम के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ हो सकती है वहीं हो सकती है, तो वहाँ का परिवेश बनाने में टाइम लगता है। हमारे वहाँ हम परिवेश में सब लोग बने हुए हैं, तो मैं तो जो सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे, एक हमारे में प्लान भी, हमने एक कलाम आश्रम स्टार्ट किया था 3 साल हो गए। कलाम आश्रम में क्या किया कि इस आर्थिक तंगी से परेशान होकर के हमने किया कि उसमें कोई भी बच्चा बच्ची किसी का भी अमीर गरीब का पढ़ सकता है, लेकिन जो खाने पीने रहने के पैसे हैं वो खुद दे। ट्यूशन और कोचिंग के हम पैसे नहीं लेते। 500 बच्चे उसमें भी पढ़ रहे हैं, तो पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। इस बार हम ये विचार कर रहे हैं कि जुलाई के बाद में 100 लड़कियां और 400 लड़कों को हम सेलेक्ट करें, जिनका साल भर का 70-80 हज़ार रुपये जो खर्चा आता है रहना करना है किताबों का, वो खुद पे कर दे। कोचिंग के हम पैसे नहीं लेंगे, तो ये राजस्थान भर से 12वीं पास बच्चों को मेडिकल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हमारा प्लान है नेक्स्ट ईयर से। बीच में विचार था, लेकिन कोविड आने से डिस्टर्ब हो गया, तो रुक गए थे। लेकिन अभी हम मेंटली रूप से तैयार हैं कि नेक्स्ट सेशन से जुलाई से शायद इस पे काम करें। जी, थोड़ा सा ये राइट बैलेंस रहेगा, मतलब उन बच्चों का जो बेहद गरीब नहीं है, जिनके पेरेंट्स एटलीस्ट थोड़ा खर्चा उठा सकते हैं, एट द सेम टाइम उनको एक अच्छा माहौल आप इसमें। इसलिए गरीबी का मतलब ये है कि एक आदमी हर घर में आज 4 मोबाइल रखता है 10-10 हज़ार के, तो एटलीस्ट वो अपने एक बच्चे के खाने पीने के पैसे तो साल भर घर पे रहेगा तो खाएगा ना। बिल्कुल सर, भाई ऐसा तो है नहीं कोई, तो 70-80 हज़ार रुपये साल के कोई खर्च कर सकता है। कोचिंग में जाता तो 3 लाख खर्च होता है, तो हमारी तरफ से 2 लाख रुपए की तो मदद ही हो रही है। ठीक है, तो इस मॉडल पे हम जाना चाहेंगे कोऑपरेटिव। इसका कारण ये है कि 50 विलेजर से हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आज भी 17-18 लाख का कर्ज है, पैसे लाएं कहाँ से? आप कंटिन्यूअस फंड रेज, देने वाले लोग फिक्स होते हैं, किसी भी इलाके के लोग फिक्स होते हैं, वही दें। उनसे हर कोई उम्मीद रखता है हम भी रखेंगे, बाकी लोग भी रखेंगे, तो वो कितना दे पाएगा? ये बहुत जरूरी है कि साधन संपन्न व्यक्ति हर कोई नहीं होता, और कोई होता है तो इतना कि दे नहीं पाता। इसलिए हमने इस कोऑपरेटिव मेथड की तरफ आए, जो 50 विलेजर बाड़मेर जिले के था। कलाम आश्रम 3 साल से चला, वो बिल्कुल अलग एस्पेक्ट था। वही टीम जो 50 विलेजर पास आउट बच्चे उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। जी, उसको फाइनेंसिंग मॉडल अलग है, बाकी वैसे एजुकेशन का मॉडल सेम है। फाइनेंशियल अलग करना पड़ा कि पैसे लाएं कहाँ से लाओगे आप, सही बात है। और इतना डोनर्स पे दबाव देना भी अच्छी बात है। सही बात है जी। एक चीज़ मैं पूछा था कि जैसे ये जो आपकी 10-12 साल की जर्नी रही है, इसमें आपके चैलेंजेस टाइम के साथ बदले कैसे? जब शुरू किया था तो आई एम श्योर अलग चैलेंजेस रहे होंगे, आज भी चैलेंजेस होंगे, बट उनका रूप बदल गया होगा। तो मैं उस जर्नी के वो चैलेंजेस का जो बदलाव हुआ है वो समझना चाह रहा था। सबसे पहले तो स्वीकार्यता नहीं थी जी। लोगों को ये कहना कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दिमाग खिसका हुआ है, फालतू की बातें कर रहा है, इसको यस करते रहो। लेकिन बाद में शुरू किया, शुरू हुआ तो मकान नहीं मिल रहा था हमें किराए का। फिर हमारे गुरुजी थे, रेखाराम जी सर थे, उन्होंने मकान दिया। मकान देने के बाद में वो मकान कम छोटा पड़ने लगा, तो एक मल्लाराम जी राय का है, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, मजदूरी करते थे, उन्होंने हमें मदद की, केवल पैसा ही दिया। उसके बाद में और मकान कम पड़ने लगा, फिर रावताराम जी सर थे, उन्होंने मकान को दिया। पिछले 6 साल से तो हम किराया नहीं दे पाए तो सबसे कर्ज तो उनका फर्ज है कि वो हमारी सक्सेस के पीछे हमारे किराएदार जो मकान मालिक है उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके बिना हम नहीं कर पाते। और फिर किराने पे हैं, स्टेशनरी के लोग हैं, वो भी हमें मदद करते हैं, उधार देते हैं। तो पैसे वाला चैलेंज था, मकान का चैलेंज था। सबसे पहला रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई स्वीकार एग्जैक्टली, और वो रिजल्ट अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है, 3-4-5 साल की प्रक्रिया है, धैर्य रखना चाहिए। तो उसमें सभी टीचर्स ने, जो हमारे मेंटोर है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। जो बाड़मेर जिले के कलेक्टर एसपी आते हैं, वो भी हमारे विजिट करते हैं, हमें मदद करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं। और एक जब हम साल में एक बार टीम का प्रोग्राम करते हैं, सब लोग आते हैं, उससे एनर्जी मिल जाती है। चैलेंज था मकान का। सबसे पहली बात तो चैलेंज ये था कि लोग विश्वास करके बच्चे क्यों दे हमको। एग्जैक्टली ठीक है, फर्स्ट बार हमारे मानना है कि बच्चों का साल तो जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा ना, लोग बच्चे नहीं ले रहे, पर बच्चे साल तो निकल जाएगा। जी हाँ, तो पहले बैच में हमारे 32 में से 25 सिलेक्ट किए थे हमने। 32 में से 25? हाँ, MBBS में नहीं, 32 बच्चे ने अप्लाई किया था 11th क्लास के लिए। ओके, पहला बैच। फिर दूसरी बार 170 के आसपास आए, और अब तो लगभग 1000 से ज्यादा अप्लाई करते हैं। लेकिन वो विश्वास पैदा होने में 5 साल लग गए। जी बिल्कुल। अब वो इश्यू नहीं रहा। अब इश्यू ये है कि जो रिजल्ट हम दे रहे हैं, जैसे अब पिछली बार 19 बच्चे गए, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अब इस रिजल्ट को बरकरार रखना,
जी, नहीं तो सही लोग बात। कहेंगे वो तो ऐसे आ गया वन वैसे टाइम आ गया, फ्लूक था, हो गया, one तुक्का time, लग लेकिन गया वन जी। टाइम तुक्का नहीं हुआ। तुक्का कलाम सर ने बोला कि एक बार होता है तो तुक्का मानते जी। हैं, लेकिन रिजल्ट बार बार आता है तो वो तुक्का नहीं, तुक्का नहीं मेहनत है। होती जी, है। सही और ये मेहनत पूरी बच्चों की है। 100% में हमारे उन प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स तक के सफ़र में जो बच्चों को तैयार करने वाले टीचर हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। सही बात है। इसका मतलब आपकी क्या है? क्राइटेरिया तो यही है कि बच्चा गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे फताराम करके लड़का था 64% का था, भूरे की बस्ती का खेताराम वो 68 का था, 10वीं परसेंटेज। वो दोनों बच्चे एम्स से MBBS कर रहे हैं। 10वीं परसेंटेज आपके किन हालातों में बढ़े हैं, सही बात है। तो आप उसको कंपेयर मत करिए। एक बच्चा मजदूरी करके पढ़ रहा है, टीचर नहीं है, ग्राम में सुविधाएं नहीं है, और एक बच्चे के टीचर भी सब कुछ है, ट्यूशन हो रहे हैं, वहाँ से वो 90 बना रहा है, तो आप दोनों के माइंड को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर तो जब मौका मिला तो उसने छलांग लगा दी, तो वो जरूरतमंद था। तो इस टाइप की हमें मदद करनी चाहिए। तो ऐसा है कि व्यक्ति चाहे बाड़मेर का हो चाहे जयपुर का हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, आर्थिक रूप की तंगी बहुत बड़ी तंगी है आज के युग में। सच्चाई एक वक्त तक ही है। आज वो जरूरतमंद है, उसकी हम मदद करेंगे, कल तो वो सक्सेस हो जाएगा। बट हमारे समाज का एक रूप भी है कि हम सक्सेस व्यक्ति को तो अपना बना लेते हैं। अचानक रिश्तेदार उगाते हैं, ये हमारा भाई है, भाणेज है, हमारे गाँव का है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा होता है। मतलब ये तो विदेशों में जो जाके कामयाब हो गए, उस अभी कोई माइक्रोसॉफ्ट का CEO कोई इंडियन बन जाता है, हम यहाँ पे खुश होने लग जाते हैं। वो देश छोड़ के 2 पीढ़ी पहले जा चुका है, दो पीढ़ी से उसको ये डार्विनवाद यही लागू है कि योग्यतम जीव की उत्तरजीविता का सिद्धांत। मैं समाज के इस एस्पेक्ट को स्वीकार करता हूँ, होना भी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो लोग मेहनत ही नहीं करेंगे। तो उनको पता है मैं कुछ होऊंगा तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे। तो ये इवोल्यूशन का एक हिस्सा है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत सारा टाइम दिया और देश और दुनिया तक जिस बात को पहुँचा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे युवा लोग काम कर रहे हैं। जब हम एक धारा प्रवाह मीडिया से निकल के बाहर जाएंगे, तो बाड़मेर के अंदर आपने कहा कि बाड़मेर की सभी थी, आजकल सभी संसाधन हैं, अच्छी सड़कें हो गई है, सुविधाएं अच्छी हो रही है, स्कूलें अच्छी हो गई, ग्राम पंचायत पे 12वीं स्कूल हो गई, वहाँ टीचर्स पहुँच रहे हैं, हमारे वहाँ खजूर की खेती हो रही है, अनार की खेती हो रही है, अंजीर लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन है बाड़मेर। अब वो रेगिस्तान नहीं रहा, कभी आइएगा। और ये बाड़मेर के लिए हमारी कहावत ये है कि आता व्यक्ति भी रोता है और जाता वही रोता है। आता रोता है इसलिए कि पता नहीं क्या होगा, और जाते वक्त इसलिए रोता है कि वहाँ इतना अपनापन है, अपना प्यार है, वहाँ पर सुविधाएं है कि फिर वो जाना नहीं चाहता। तो आइएगा, बाड़मेर बहुत खूबसूरत अवश्य सर, आपने निमंत्रण दिया है तो ज़रूर आएंगे। 50 विलेजेस इंस्टीट्यूट पे ज़रूर आएंगे, और जब भी मतलब प्रभु की इच्छा होगी और जब आपकी इच्छा होगी। बाकी आपने हमें इतना वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो ये काम कर रहे हैं, ये मतलब बेहद, क्या कहूँ इसको, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और काबिल तारीफ़ तो है ही। काबिल तारीफ़ तो मुझे लगता है काफ़ी छोटा शब्द है उसके लिए। बाकी आप करते रहिए, और जैसा कि अब तक आपके साथ कारवां बनता गया है और काम होता गया है, आई एम श्योर ईश्वर आगे भी आपको और अपनी सफलताएं आप अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। से आपका भी कि सोशल मीडिया की ताकत है कि हम आज साथ बैठ के इस बात को कर रहे हैं। ऐसे ही जो युवा लोग सुन पा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कभी हताश नहीं हो। सड़ाई आएगी तो ढलान भी होगी। आज रात है तो सुबह भी होगी, अमावस्या की अंधेरा है तो चांदनी पूर्णिमा की भी होगी, सुख है तो दुख भी आएंगे। अपने आप को स्थिर रखें, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जैसे दिखें, धैर्य रखें, किताबों से दोस्ती करें, मोबाइल का संयमित उपयोग करते हुए किसी के चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बने। मालिक हमारे ज़रिए सेवा करवाएगा। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। हमने जो कुछ भी किया है हमारे टीचर्स के आशीर्वाद और ऊपर वाले की दया से किया है, और मालिक ऐसे ही हमें अच्छे काम करवाते रहे। हम तो हर वक्त उनसे सेवा मांगते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।